हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सो आप सभी बच्चे बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं हमारी सरकार के बारे में, आपकी सरकार और मेरी सरकार के बारे में। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि जब बात आती है सरकार की तो बहुत सारी चीजें उसमें आ ही जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग चैप्टर को हमारी एक्सपर्ट के साथ। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपकी समाज की कक्षा में पढ़ने वाले हैं आपका अध्याय नंबर 12। और आपके अध्याय नंबर 12 का नाम है हमारी सरकार, आवर गवर्नमेंट। इस अध्याय में बच्चों हम लोग हमारी सरकार के बारे में पढ़ेंगे, चाहे वो हमारी केंद्रीय सरकार हो चाहे वो हमारी राज्य सरकार हो। ठीक है, तो इन्हीं के बारे में हम इस अध्याय में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए इस अध्याय को पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए, हमारा देश बहुत विशाल है। अच्छे एवं कुशल प्रशासन के लिए इसे 28 राज्यों एवं 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है, एक राष्ट्रीय स्तर पर, दूसरा राज्य स्तर पर। आप सभी जानते हो बच्चों, विश्व पटल पे हमारा जो भारत देश है वो 7वें नंबर पर आता है। इतना बड़ा ये देश है हमारा, तो इसीलिए उचित रूप से और सुचारू तरीके से हमारा जनजीवन चलता रहे बच्चों, यहाँ पे सरकारें अच्छे से काम कर सके। तो हमारे पूरे देश को 28 राज्यों में और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है बच्चों कि जो सरकारें होती हैं वो क्या करती हैं, एक केंद्र के स्तर पर काम करती हैं और एक आपके राज्य के स्तर पर काम करती हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर शासन प्रबंधन करने वाली सरकार केंद्रीय सरकार कहलाती है तथा राज्य स्तर पर शासन प्रबंधन करने वाली सरकार राज्य सरकार कहलाती है। संपूर्ण देश में कुशल शासन प्रबंध कायम रखने के लिए दोनों सरकारों के बीच अच्छा समन्वय होना आवश्यक है। तो बच्चों, केंद्रीय सरकार क्या होती है, जो हमारे पूरे भारत देश के लिए काम करती है। ठीक है, उसे हम केंद्रीय सरकार कहते हैं। ठीक है, और राज्य सरकार होती है जो प्रत्येक 28 राज्यों में काम करती है। बच्चों, हमारे देश की अच्छे से ग्रोथ के लिए, अच्छे से डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में अच्छा तालमेल हो, क्योंकि जब ये दोनों सरकारें मिलकर काम करेंगे तो ही हमारा देश सुचारू रूप से काम कर पाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, केंद्रीय एवं राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले कार्य हमारे संविधान में स्पष्ट रूप से लिखे हुए हैं। तो बच्चों, अब वो कौन कौन से कार्य होते हैं जो हमारे केंद्र सरकार को और हमारे राज्य सरकारों को करने होते हैं। तो बच्चों, ये हमारे पास एक किताब है हमारे, जिसका नाम है संविधान। हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि केंद्र सरकार के कौन से कार्य हैं और राज्य सरकार के कौन से कार्य हैं। अब उनको ये कार्य करने के लिए वो प्रतिबद्ध है, उनको ये कार्य करना ही होगा। ठीक है, और एक दायरे में रह के करना होगा। देश की सुरक्षा, विदेश नीति आदि से संबंधित सभी कार्यों का उत्तरदायित्व केंद्र सरकार का है। तो बच्चों, हमारे पूरे भारत देश की जो सुरक्षा होती है, ठीक है, विदेश नीति होती है इत्यादि, जिसमें हमारे पूरे देश को शामिल किया जाता है, वो पूरा का पूरा आता है आपका केंद्र सरकार के अंतर्गत। ठीक है, केंद्र सरकार उसके लिए उत्तरदायी होती है, जबकि राज्य में कानून व्यवस्था, कृषि, शिक्षा आदि से संबंधित कार्यों का प्रबंध करना राज्य सरकार का दायित्व होता है। जबकि बच्चों, एक राज्य के स्तर पे कानून व्यवस्था को बनाए रखना, ठीक है, साथ ही साथ वहां के कृषि को, वहां की शिक्षा प्रणाली को देखना किसके अंतर्गत आता है, राज्य सरकार के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग थोड़ा केंद्र सरकार के बारे में अच्छे से पढ़ते हैं। केंद्रीय सरकार में उपराष्ट्रपति, मंत्रिमंडल तथा प्रधानमंत्री होते हैं। तो बच्चों, केंद्रीय सरकार में कौन कौन लोग होते हैं, 3 लोग होते हैं मुख्यतः। हमारे उपराष्ट्रपति होते हैं, उनका मंत्रिमंडल होता है और साथ ही साथ हमारे प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, कानून बनाने वाले निकाय को संसद, पार्लियामेंट कहा जाता है। भारतीय संसद के 2 सदन है, लोकसभा तथा राज्यसभा। तो बच्चों, हमारा जो केंद्र सरकार है, जो हमारे पूरे भारत देश के लिए कोई भी कानून बनाता है, तो वो कानून एक घर में बनाया जाता है जिसका नाम निकाय है। ठीक है, उस निकाय को बच्चों हम लोग संसद कहते हैं, यानी पार्लियामेंट कहते हैं। ठीक है, वो निकाय, ये वही सदन है जहां पे हमारे भारत देश का कोई भी कानून, कोई भी लॉ यहीं से पास होता है। ये जो पार्लियामेंट हमारा, ये जो संसद है, ये 2 भागों में विभाजित है। ठीक है, एक का नाम है लोकसभा तथा दूसरे का नाम है आपका राज्यसभा। देखिए, यही चित्र जो है ना, यही हमारा चित्र है हमारे संसद भवन का। ठीक है, तो चलिए अब लोकसभा को देखते हैं, लोकसभा क्या होता है। देखिए, लोकसभा या निम्न सदन, लोकसभा को निम्न सदन के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, चाहे लोकसभा कहिए चाहे निम्न सदन कहिए, एक ही बात है। ठीक है, लोकसभा में 543 सदस्य होते हैं जो सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं। तो बच्चों, लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं, 543। और जो ये 543 सदस्य होते हैं खुद से नहीं आते हैं, इन्हें मैं और आप चुन के भेजते हैं। वैसे आप अभी छोटे हो, जब आप 18 साल के हो जाओगे बच्चों, तो 18 साल से ऊपर के जितने लोग होते हैं, तो जब वो वोट देते हैं, उस वोट के माध्यम से
जो लोग चुने जाते हैं वो हमारे लोकसभा में जाके बैठते हैं, ठीक है। लोकसभा के सदस्य 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। और कितने साल के लिए चुने जाते हैं? ये 5 साल के लिए चुने जाते हैं। 18 वर्ष से ऊपर का प्रत्येक भारतीय मत डाल सकता है। तो देखिए, अभी मैंने बताया जो भी 18 साल से ऊपर के है वो क्या करते हैं, वो अपना वोट देते हैं, अपना मत देते हैं और इन सदस्यों को इन लोकसभा के सदस्यों को वो चुनते हैं। 25 वर्ष से अधिक आयु वाला कोई भी व्यक्ति लोकसभा के चुनाव में खड़ा हो सकता है। यह देश में राजनीतिक शक्ति का प्राथमिक स्रोत है। तो बच्चों, वो कौन कौन से लोग होते हैं जो चुनाव में खड़े होते हैं? उनकी उम्र 25 साल से ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप 25 साल के हो या फिर 25 साल से ज्यादा के हो तो आप क्या कर सकते हो? लोकसभा के चुनाव के लिए खड़े हो सकते हो, ठीक है। तो ये है हमारा लोकसभा। ये देखिए, ये है हमारा लोकसभा। अब बच्चों फिर बारी आती है हमारे राज्यसभा की। अब राज्यसभा को हम उच्च सदन के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। राज्यसभा का क्या नाम है? और उच्च सदन। देखिए, संसद का उच्च सदन राज्यसभा कहलाता है। जो उच्च सदन होता है वो राज्यसभा कहलाता है आपका। यह अधिकतम 250 सदस्यों वाला होता है, जिनमें से 12 भारत के राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं। बच्चों, राज्यसभा में कितने मेंबर होते हैं? आपके 250 होते हैं। इन 250 में से जो 12 मेंबर्स होते हैं ये सीधे राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते हैं, ठीक है। इसके 1/3 सदस्य प्रति वर्ष से सेवानिवृत्त होते हैं तथा नए सदस्य चुने जाते हैं। और बच्चों, जो लोकसभा में वैसे तो इनका जो पूरा एक सेशन होता है, जो पूरा एक टेन्योर होता है, ये 6 साल के लिए चुने जाते हैं। लेकिन इन 6 सालों में भी हर 2.5 साल पे क्या होता है? इनके 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं और इनकी जगह पे नए सदस्य चुने जाते हैं, ठीक है। चलिए, अब बच्चों बारी आती है हमारे राज्य सरकार की। हमने तो केंद्र सरकार के बारे में पढ़ लिया, हम अपने राज्य सरकार के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, और ये जो चित्र आप देख रहे हो बच्चों, यही हमारा संसद भवन है। बाहर से त्रिकोण की तरह दिखता है, ठीक है। राज्य सरकार के पास राज्य स्तर के सभी निर्णय लेने का अधिकार होता है। जैसे केंद्र सरकार के पास केंद्र के स्तर पर सारे निर्णय लेने का हक है, वैसे ही हमारे राज्य सरकार के पास पूरे राज्य के स्तर पर कोई भी निर्णय लेने का पूरा हक होता है। वे शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, कानून, नियमों आदि के बारे में सलाह कर सकते हैं। जो ये सारे वो विषय है जिस पर वो कोई भी सलाह मशवरा कर सकते हैं, कोई भी निर्णय भी ले सकते हैं। प्रत्येक राज्य में एक विधानसभा होती है। अब बच्चों, जैसे हमारा संसद है ना, वैसे हर राज्य के लिए एक विधानसभा है। इस सभा के सदस्य जनता द्वारा 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। अब बच्चों, इस विधानसभा में जितने भी सदस्य बैठते हैं वो भी हम जनता के द्वारा ही चुने जाते हैं, ठीक है। जैसे केंद्र स्तर पे इलेक्शन होता है हर 5 साल पे, वैसे राज्य के भी स्तर पे इलेक्शन होता है 5 साल के लिए, और ये लोग भी चुने जाते हैं 5 साल के लिए राज्य स्तर पे। विधानसभा कानून बनाती है तथा सरकार को राज्य स्तर पर चलाती है, और यही विधानसभा बच्चों आपके रेस्पॉन्सिबल होती है कानून व्यवस्था को बनाने के लिए, और राज्य सरकार क्या करती है? उस कानून व्यवस्था का पालन करती है, ठीक है। देखिए, एक राज्य में राज्यपाल सबसे उच्च अधिकारी होते हैं। तो बच्चों, एक राज्य में जो सबसे ज्यादा उच्च अधिकारी है वो कौन है? वो राज्यपाल होते हैं, ठीक है। वो प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं। अब प्रत्येक राज्य के जो राज्यपाल होते हैं बच्चों, उनको हमारी प्रधानमंत्री चुनते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री को कौन सलाह देता है? वो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। वे राज्य सरकार तथा केंद्र सरकार के बीच की कड़ी होती है। तो बच्चों, ये जो राज्यपाल होते हैं ना, ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच के कड़ी होते हैं, जो राज्य सरकार को और केंद्र सरकार को जोड़ने का काम करते हैं। मुख्यमंत्री राज्य के प्रशासन का मुखिया होता है, उसके अधीन अनेक मंत्री कार्य करते हैं। तो राज्य सरकार के कौन मुखिया होता है? मुख्यमंत्री, ठीक है। चलिए, तो बच्चों ये तो था हमारा राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बारे में। अब इसके अलावा बच्चों, हमारे भारत देश में हमारे न्यायालय भी हैं, जहां से हमें न्याय मिलता है, ठीक है। तो न्याय विभाग के बारे में देख लेते हैं। देखिए, सरकार का कार्य लोगों को न्याय दिलाना भी है। इसके लिए गांव में ग्राम पंचायतें और प्रत्येक जिले में जिला न्यायालय होती है। प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय होता है, जबकि जहां जिला न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध कोई भी व्यक्ति याचिका दायर कर सकता है। देखिए बच्चों, हमारी चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, न्याय दिलाना उनका सबसे प्रमुख कर्तव्य है, ठीक है। तो न्याय दिलाने के लिए हमारे न्याय विभाग होते हैं। गांव में ग्राम पंचायत होते हैं और हर जिले में बच्चों यहाँ का जिला न्यायालय होता है। मान लीजिए वो जिला न्यायालय के निर्णय से संतुष्ट नहीं है, तो वो क्या कर सकते हैं? वो मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी निर्णय से संतुष्ट नहीं है, तो जिला न्यायालय में क्या कर सकता है? याचिका दायर कर सकता है, ठीक है।
देखिए, केंद्र में एक उच्चतम न्यायालय होता है, इसे सर्वोच्च न्यायालय भी कहते हैं, क्योंकि ये सभी उच्च न्यायालयों से श्रेष्ठ होता है। और बच्चों, अगर आप केंद्र स्तर की बात करोगे तो हमारे पास एक उच्चतम न्यायालय है, मतलब सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है। इस सर्वोच्च न्यायालय का काम है कि अगर कोई व्यक्ति जिला न्यायालय या फिर आपका हाई कोर्ट के निर्णय से संतुष्ट नहीं है, तो ये उस व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय क्या करते हैं, इंसाफ दिलाते हैं, ठीक है। उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। उच्चतम न्यायालय का मुख्य प्रधान न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी होता है, ठीक है। देखिए, तो बच्चों, हमारा जो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय है, इनके जितने भी न्यायाधीश होते हैं ये चुने जाते हैं आपके राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। और बच्चों, हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो हेड हैं, ठीक है, उनका वो क्या होता है, वो हमारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है, मतलब वो हमारे मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी होते हैं, ठीक है। चलिए, अब बच्चों बात करते हैं हमारे स्थानीय प्रशासन की, ठीक है। तो स्थानीय प्रशासन में मतलब स्थानीय स्तर पे कौन कौन से प्रशासन काम करते हैं, तो देखिए, स्थानीय सरकार गांवों तथा शहरों पर आधारित होती है। बच्चों, ये जो हमारी स्थानीय सरकार होती है ना, गांव और शहरों में होती है, ठीक है। वे ग्राम पंचायत तथा नगर पालिका द्वारा दर्शाई जाती है। बच्चों, यहाँ पे ग्राम पंचायत आपके गांव में होती है और नगर पालिका आपके शहरों में होती है, ठीक है। वे स्थानीय क्षेत्रों में नागरिक सुविधा, तो बच्चों ये ग्राम पंचायत और नगर पालिका के कौन कौन से प्रमुख कार्य होते हैं, इनका कार्य होता है कि किसी भी गांव में और किसी भी शहर में कुछ चीजों को ये सुनिश्चित करेंगे कि लोगों को तकलीफ ना हो। तो कौन कौन सी चीजें सुनिश्चित करेंगे, वो है आपका जल की आपूर्ति, बिजली, सड़कों, यातायात, शैक्षिक संस्थानों तथा अस्पतालों का निर्माण, ठीक है। तो ये सब कुछ इन्हीं के अंडर में आता है, ठीक है। अब चलिए, गांव में ये सुविधाएं ग्राम पंचायत द्वारा प्रदान की जाती है। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि गांव में हमारे ग्राम पंचायत होते हैं जो इन सारी चीजों को देखते हैं, ठीक है। शहरों में ये कार्य नगर पालिका द्वारा किया जाता है। शहर में कौन कार्य करता है, आपकी नगर पालिका, ठीक है। नगर निगम बड़े शहरों में पाए जाते हैं। जो नगर निगम है बच्चों, ये हमारे महानगरों में पाए जाते हैं, ठीक है। वे जो सदस्य नगर पालिका के लिए चुने जाते हैं वे सभासद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कहलाते हैं। तो बच्चों, नगर पालिका के जो सदस्य होते हैं इनको हम लोग सभासद यानी म्युनिसिपल मेंबर कहते हैं, ठीक है। वे अपने में से पालिका का मुखिया चुनते हैं। तो बच्चों, ये जो सभासद होते हैं ना, ये आपस में ही अपना क्या करते हैं, मुखिया चुन लेते हैं, ठीक है। नगर पालिका का मुखिया सभापति चेयरमैन के रूप में जाना जाता है, ठीक है। इनको हम चेयरमैन कहते हैं। महानगरों में नगर पालिकाएं नगर निगम कहलाते हैं। तो बच्चों देखिए, महानगरों में यही नगर पालिकाएं आपके नगर निगम हो जाती हैं, ठीक है। नगर निगम का मुखिया महापौर मेयर कहलाता है, ठीक है। यानी जो नगर निगम का मुखिया होता है उसको हम महापौर यानी मेयर कहते हैं, ठीक है। तो देखिए बच्चों, इन निकायों के मुख्य कार्य निम्न है। तो बच्चों, चाहे वो आपका ग्राम पंचायत हो, चाहे नगर निगम हो, चाहे नगर पालिका, उनके कुछ प्रमुख कार्य होते हैं और वो उनको अपने स्थान पे करना ही है। जैसे कि क्या है, किसी क्षेत्र को साफ रखना, साफ सफाई का देखरेख करना। दूसरा है विद्यालयों तथा सड़कों का निर्माण करना, ठीक है। इसके अलावा बच्चों देखिए, और क्या है इनका प्रमुख कार्य, बिजली तथा जल का प्रबंध करना उस क्षेत्र के लिए। निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना, बच्चों का शिक्षा प्राप्त करने का हक होता है, तो ये सुनिश्चित करते हैं कि उन्हें निःशुल्क शिक्षा प्राप्त हो। पौड़ शिक्षा केंद्र खोलना, ठीक है। इसके अलावा बच्चों और उनका क्या काम है, राशन कार्ड देना तथा उचित दामों में दुकानें खोलना। फिर बारी आती है स्वास्थ्य रक्षा केंद्र, अस्पताल तथा दवाखानों का प्रबंध करना, ठीक है। तो चलिए बच्चों, आइए अब देख लेते हैं इस पूरे अध्याय में हम लोगों ने कौन कौन सी चीजें देखी हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के रूप में। तो बच्चों, हमने सबसे पहले देखा है केंद्र सरकार क्या होती है। तो राष्ट्रीय स्तर पर शासन प्रबंध करने वाली सरकार को हम कौन सी सरकार कहते हैं, केंद्रीय सरकार कहते हैं, ठीक है। केंद्रीय सरकार में कौन कौन से लोग होते हैं, उसमें उपराष्ट्रपति, मंत्रिमंडल तथा हमारे प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। इसके अलावा बच्चों और हमने क्या पढ़ा है, देख लीजिए। 18 वर्ष के ऊपर का प्रत्येक भारतीय मत डाल सकता है। तो मत देने के लिए आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, कम से कम 18 साल, ठीक है। संसद के उच्च सदन को हम राज्यसभा कहते हैं। इसके अलावा बच्चों और हमने पढ़ा है जो मुख्यमंत्री होते हैं हमारे, वो राज्य प्रशासन के मुखिया होते हैं। स्थानीय सरकार गांवों और शहरों पर आधारित होती है, ठीक है। इसके अलावा हमने ये भी पढ़ा है कि हमारे लोकसभा में 543 सदस्य होते हैं, ठीक है। तो बच्चों, यहाँ पे ये हमारा अध्याय समाप्त होता है। अब आप सभी लोगों को इस अध्याय को बहुत अच्छे से पढ़ना है और इसका अभ्यास कार्य पूरा करना है, ठीक है। तो चलिए, अब मैं आप सभी लोगों से विदा लेती हूँ और मैं मिलूंगी अब आप सभी लोगों से आपकी अगली कक्षा में। तब तक आप सभी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय।
तो बच्चों देखा आपने किस तरीके से हमारी एक्सपर्ट ने हमें ये समझाया कि जो हमारी सरकार है उसे हम फेडरल सिस्टम से डिवाइड करते हैं। फेडरल सिस्टम क्या है कि जब हम अपने पावर को डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पर डिवाइड कर देते हैं। उसके साथ हमने ये भी समझा कि हमारी सरकार यानी जो हमारे भारत में हमारी सरकार है वो कितने हिस्सों में विभाजित है, वो लोकसभा और राज्यसभा में विभाजित है, और उन दोनों के आपने महत्व भी समझे होंगे। तो आशा करती हूँ बच्चों कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छा लगा होगा। अब मैं आपसे मिलूंगी आपकी नेक्स्ट क्लास में with a new chapter. Till then, bye bye. Have a good day.